बीजेपी और आरएसएस की इतने बड़े कोलोसल फेलियर की तरफ जो व्यक्ति भी इतनी सी भी आवाज उठाएगा उसकी आवाज कुचल दी जाएगी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया जाएगा। भगत सिंह साहब से इनकी तुलना नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल गलत हो रहा है ये। भगत सिंह साहब के टाइम पे भारत का संविधान नहीं था। पूरे देश का पैसा लूट के आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर भर दिए गए। इस सबसे लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। उसके बाद ईवीएम, आप वोट भी देंगे तब भी अपने कैंडिडेट नहीं जिता पा रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग मस्जिदों में जाते हैं दाढ़ियां रख रख के, ये बात की जानकारी है मुझे। अमित शाह साहब की इसमें सबसे बड़ी गलती है। इतना अनक्वालिफाइड, इतना फेलियर होम मिनिस्टर भारत का नहीं हो सकता। संसद में जो कल कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन आज खबर सामने आई कि 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। 14 लोकसभा के सांसद हैं और एक सांसद राज्यसभा के हैं। सवाल यही उठ रहा है कि जो भी अपोजिशन का लीडर सांसद सदन में आवाज उठाएगा, सत्ता खिलाफ बोलेगा या जो जरूरी मुद्दे हैं उन सब पर बोलेगा, उसकी सांसदी चली जाएगी या सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर उसे जेल भेज दिया जाएगा। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचर जी हैं। कैसे देखते हैं सर, 15 सांसदों को हटा निकाल दिया गया, जाओ भैया तुम्हारा काम खत्म, निकल जाओ सदन से। इस वक्त इस देश के होम मिनिस्टर साहब जो टोटल फेलियर साबित हुए हैं, इतना बड़ा सुरक्षा ब्रीच हुआ है पार्लियामेंट में, सिर्फ इस मुद्दे के अलावा किसी मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे चर्चा होनी चाहिए कि अमित शाह साहब का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ है। उन्होंने नैतिक, अगर उनके पास कुछ नैतिकता बाकी है, और नैतिकता संवैधानिक नैतिकता, किसी और प्रकार की नैतिकता नहीं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इसके अलावा संसद में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी तरफ बीजेपी और आरएसएस की इतने बड़े कोलोसल फेलियर की तरफ जो व्यक्ति भी इतनी सी भी आवाज उठाएगा उसकी आवाज कुचल दी जाएगी। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया जाएगा। जो अपने घर में बैठा है उसे घर से निकाल के रेड की जाएगी, उसके ईडी के और सीबीआई की, कि तुमने पार्लियामेंट को बचाने के लिए आवाज कैसे उठा दी, तुम्हारी हिम्मत और औकात कैसे हो गई। यह है चाल, चरित्र और चेहरा इन आतंकवादी मानसिकता के लोगों का, जो आज इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठ गए हैं कि जिनका खुद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर चर्चा होगी तो कहां तक जाएगी बात कि इनका खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ही ये पास दिया है। क्या उसने किस किस से बात की थी फोन पे, किस किस के टच में रहता था वो? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब की बात कर रहा हूं। अपने पार्टी के कितने सीनियर लोगों के टच में था वो, ये पास इशू करते समय और पास इशू करने के बाद। जब इस पे चर्चा होगी, जब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, तो पता नहीं कहां तक बात पहुंच जाएगी। पुलवामा के लिए गवर्नर साहब ने, कश्मीर के गवर्नर साहब ने किस किस प्रकार के इल्जाम नहीं लगाए। कोई शर्मनाक, शर्म वाला कोई भी अगर नेता होता तो क्या उसका जवाब नहीं देता? क्या ये नहीं बताता कि वो गलत बोल रहे हैं और ऐसे गलत बोल रहे हैं? प्रताप सिम्हा है ना कि वो महुआ मोइत्रा है कि उनकी सांसदी चली जाएगी? उनकी सांसदी नहीं, इस वक्त उन्हें जेल में होना चाहिए था, एनआईए की कस्टडी में होना चाहिए। हो सकता है, संस्कारी पार्टी के संस्कारी नेता, संस्कारी सांसद हैं। संस्कार दो प्रकार के होते हैं ना, मैंने अभी आपको कहा ना, नैतिकता भी दो प्रकार की होती है, एक संविधानिक नैतिकता और एक संविधान के खिलाफ वाली नैतिकता। तो संस्कार एक तो होते हैं संविधान वाले, अच्छा काम करना, सच बोलना। कुछ लोगों के संस्कार ये होते हैं, मारकाट ना करना, वायलेंस ना करना, सभी लोगों का ख्याल रखना, और ख़ास तौर पे अगर किसी बड़े पद पे हो तो सभी को बराबर की नज़र से देखना। कुछ लोगों के संस्कार ऐसे होते हैं। कुछ लोगों के संस्कार ऐसे होते हैं कि कोई भी पावर हाथ में आ जाए तो फिर पूरी दुनिया को अपने आगे कुछ ना समझना, सिर्फ अपने मित्रों को, पूरी देश को, दुनिया को लूट कर रईस बनाना, बाकी सब लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल देना सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके। ये सरकार तो कार्रवाई कर रही है। देखिए, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हो सकता है कि उन्हें जेल भी भेज दिया गया हो, ऐसी खबरें भी सामने नहीं आई हैं, लेकिन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कंफर्मेशन दे दी है। तो अभी चाहते क्या हैं? सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कमजोर कैसे हुई वो पूछना चाहते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चनिंग क्यों नहीं हुई अभी तक? ये स्पेशल सेल को केस देने का था या एनआईए को केस देने का? अब अमित शाह साहब ने खुद एनआईए एक्ट नहीं पढ़ा है लगता है मुझे। पार्लियामेंट पे, संसद पे इस प्रकार की सुरक्षा का ब्रीच, अगर वो यूएपीए का केस लगा रहे हैं, इसमें आतंकवाद का केस लगा रहे हैं, तो ये एनआईए के पास जा सकता है मुकदमा, ये दिल्ली पुलिस के पास जा ही नहीं सकता। पार्लियामेंट में अटैक, पार्लियामेंट में सुरक्षा का ब्रीच,
अमित शाह साहब से गुजारिश करता हूं कम से कम कुछ पढ़ भी लें, सेक्शन 3 से लेके और सेक्शन 4 तक पढ़ लें सिर्फ, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ एनआईए ही कर सकती है। और दूसरी बात ये कि सबसे पहली अगर किसी की गिरफ्तारी और पूछताछ होनी चाहिए थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब की, और दूसरी ये लोग जो खुशियां मना रहे हैं पार्लियामेंट पे इस तरह की सुरक्षा ब्रीच और हमले के ऊपर, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कि इनके पास उसी तरह का कैनिस्टर कहां से आया और क्या सोर्स थी इसकी कैनिस्टर आने की, और ये लोग किस बात की खुशियां मना रहे हैं। नहीं, ये लोग सब क्रिमिनल्स हैं। एक कैंडल जो है तो स्टूडियो में पहुंच गया, न्यूज 18 के स्टूडियो में पहुंच गया है। अमीश दोगन बाकायदा दिखा रहे थे शाम को। ये पार्लियामेंट के अंदर उसी समय के आसपास वैसा ही कैनिस्टर इनके पास कहां से आया? जर्नलिस्ट हैं, एक्टिव रहते हैं, ये उनसे देश को दिखाते हैं, सच्चाई बताते हैं। पार्लियामेंट के अंदर से ले आए वही वाला कैनिस्टर जो वहां पे चला था। बिल्कुल, जर्नलिस्ट वही दिखाएंगे जो लाए हैं ना ये। बिल्कुल, तो यही क्रिमिनल्स हैं, इनको अरेस्ट करके इनसे पूछना चाहिए कि तुमने कौन सी ऐसी बड़ी सफलता प्राप्त की है आज जिसकी तुम खुशियां मना रहे हो, और ये कैनिस्टर तुम्हारे पास कहां से आया? ये पूछा किसी दिल्ली पुलिस ने, इसीलिए ये केस एनआईए को ट्रांसफर होना चाहिए। और एनआईए को ट्रांसफर होकर भी कुछ नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो इसकी लीपापोती की जाएगी। जो दिल्ली पुलिस अमित शाह साहब के अंडर है, वो अमित शाह साहब की इसमें सबसे बड़ी गलती है, वो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी क्या? सिक्योरिटी ब्रीच, देश की सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदार हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब होते हैं। क्या दिल्ली पुलिस में इतनी जुर्रत है कि वो अपने बॉस के खिलाफ ठीक इन्वेस्टिगेशन कर ले? ये सवाल है। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार होल्ड किया है ये। तो ये फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक जो क्या आपको नहीं लगता सर, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो स्वतः संज्ञान ले ले और फिर कोई एक्शन ले? नहीं, वो देखिए, वो आप एक ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये सवाल उठा चुके हैं। 4 सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है जो हमारे जस्टिस कौल साहब हैं, उन्होंने कहा है कि मेनी थिंग्स शुड बी लेफ्ट अनसेड। ये अपनी सुप्रीम कोर्ट की चेयर पे बैठ के उन्होंने ये टिप्पणी की है जो प्रेस में रिपोर्ट हुई है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना डिस्कस किया जाए तो अच्छा। इससे ज़्यादा कुछ आपको चाहिए सबूत? तो आप लोग ये सवाल ना पूछ के हम सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी की हिफाजत के लिए देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी हमारी उसी तरह खतरे में है जैसे इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो नरेंद्र मोदी जी के अभिन्न मित्र हैं, उन्होंने जैसे अपनी जुडिशरी को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है, उन्हीं से सीख के नरेंद्र मोदी जी ने भी जुडिशरी के ऊपर दबाव बनाने का, बल्कि हर एक सरकारी संस्थान के ऊपर जो संवैधानिक है या एडमिनिस्ट्रेटिव है उस पर दबाव, उसको दबाने की, उसको अपने कंट्रोल में आयरन क्लच में करके उससे गलत काम कराने की जो कार्रवाई इस सरकार ने जारी कर रखी है, उसके खिलाफ पूरे देश को लामबंद होकर एक बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट, लंबा आंदोलन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि जो चारों एक्यूज्ड हैं सभी हिंदू हैं, अगर कोई मुसलमान होता तो बड़ी कार्रवाई की जाती। अगर वो मुसलमान भी होता तो वो आरएसएस के टच का आदमी होता। ये बात आप लिख लीजिए, ये मैं बार बार बात। कैसे आरएसएस टच का आदमी होता? कोई भी जो आरएसएस के टच में नहीं होगा। अब इसमें अब ये कितना भी छुपा लें इस बात को, पूरे जो लोकसभा है उसमें 543 एमपी होते हैं, 303 के करीब भारतीय जनता पार्टी के हैं और 325 के करीब एनडीए के हैं। सिर्फ ये एनडीए और बीजेपी के एमपी के पास ही क्यों? कौन सा ऐसा उनमें खास बात थी कि उन्हीं को चुना गया ये पास बनवाने के लिए? ये कोई शक नहीं होना चाहिए इस बात से। यही काम अगर मैं कह रहा हूं किसी अगर मुस्लिम जो एमपी होता उसने कर दिया होता तो अब तक वो अरेस्ट होता और अब तक उसकी पूरी छानबीन की जा रही होती, उसके फ़ोन मोबाइल सब ले लिए गए होते, उसका लैपटॉप वो सीज कर लिया गया होता और उसके संबंध देशी विदेशी सब तक खंगाल लिए गए होते। क्या ये काम इन बीजेपी के सांसद के साथ हुआ है? ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या अंधी और बहरी हो गई है कि उनको नज़र नहीं आ रहा कि यहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए? किस बुनियाद पे पास इशू किए गए थे? नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि इसमें अमित शाह साहब की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो ये है बुनियादी बात। इसीलिए ये निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए, सिटिंग जज साहब की निगरानी में ही होनी चाहिए, वरना इसकी लीपापोती की जाएगी और जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी आवाज
कुचल दी जाएगी, जो अमित शाह साहब की एक पुरानी आदत भी है। और वो अपनी स्पीचेस में भी उल्टा लटकाने तक की बिहार में बात कर चुके हैं। मतलब वो तो ऐसी ऐसी बातें करने के लिए जाने ही जाते हैं। लेकिन एक सवाल है कि जो अमित मालवीय हैं, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हेड, वो कह रही कि ये सारे लोग कांग्रेसी थे, ये लोग मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और इसीलिए भारत माता की जय और नौकरी रोजगार की बात कर रहे थे। इसीलिए उनके सांसद से अमित मालवीय जी की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस बारे में। क्या इसी पर्पस से ये अपनी स्टेटमेंट तैयार कर सकें वो ऐसी, क्या इसी पर्पस से उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे उनसे पास बनवा के दिया था? यही पर्पस सॉल्व करने के लिए ये सवाल अमित मालवीय जी से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को करना चाहिए। ये सब चीजें जो जो एक एक शब्द बोल रहा है आरएसएस और बीजेपी का व्यक्ति इस वक्त, वो सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और उसमें सबसे पहले ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इसको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। लेकिन टीवी चैनल वालों ने तो क्लीन चिट दे दिया है बीजेपी को, सरकार को। बीजेपी अलग, सरकार अलग है। जब बीजेपी फंसती है तो कहती है कि भैया हम तो जो है कि सरकार प्रवक्ता नहीं है, या जब सरकार फंसती है तो प्रवक्ता कहते हैं तो बीजेपी प्रवक्ता है, सरकार प्रवक्ता नहीं है। तो कैसे देखते हैं आप, क्लीन चिट दे दिया गया सबको? अभी तो मैंने आपको दिखाया ना, वो तो पार्टी कर रहे थे, इतना बड़ा किला फतेह किया उन्होंने। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये लोग खुशी किस बात की मना रहे थे। ईमानदारी से काम कर रहे थे वे लोग, ईमानदार पत्रकार हैं। टीवी के लोग क्लीन चिट दे रहे हैं ना, वही तो ये हंस रहे हैं यहाँ पे। उन्हीं टाइप के लोग तो हैं, ये आप जैसे ईमानदार पत्रकार थोड़ी हैं। वो पत्रकार नहीं है, वो क्रिमिनल्स हैं। और वो क्रिमिनल साजिशों में देश के खिलाफ एक के बाद इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें तो डायरेक्ट सबूत आ गया, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ये जो क्रिमिनल मीडिया के लोग हैं, कुछ ही लोग तो पकड़े गए हैं। कोई हर जगह वीडियो थोड़ी बनती है हर चीज़ की। हर एक जो ये क्रिमिनल टीवी चैनल का मालिक है उसकी वो जश्न मना रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है अगर उनकी सबकी अगर छानबीन की जाएगी तो उसने कल और परसों जश्न मनाया होगा। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है इस वीडियो से। अडानी जी एनडीटीवी के मालिक हैं, इंडिया टीवी के शर्मा जी हैं, अरुण पुरी जी हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक हैं। वे लोग क्यों खुशी मनाएंगे? वे लोग तो ईमानदारी से काम करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, हक की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं। खुशी तो मना ही रहे हैं। प्रत्यक्ष रिपोर्टर है वो, बेचारे सैलरी के लिए काम करते हैं। उनकी सैलरी कितनी होगी? 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपये सैलरी होगी। बिल्कुल। क्या इनमें से किसी भी जो आप ईमानदार अडानी जी और अंबानी जी और दूसरे लोगों को बता रहे हैं जो कि ईमानदार पत्रकारिता करने के लिए तो उन्होंने ये टीवी चैनल सारे खरीद लिए हैं देश के, तो कम से कम ये जो लोग खुशी मना रहे थे, अगर उनकी मर्जी से या उनके जो उनका एडिटोरियल पॉलिसी है उसके हिसाब से खुशी नहीं मना रहे होते तो इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई कर देते, कुछ तो कर देते। नहीं की ना। इसीलिए मैं कोई भी बात तथ्यों के बगैर नहीं करता हूं। इसीलिए इन सभी लोगों के खिलाफ अगर एक्शन नहीं हुआ है आप आज तक, तो इनके जो बॉसेस हैं वो इनके इस कारनामे से बहुत खुश हैं और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा इकोसिस्टम जो है आरएसएस और बीजेपी का खुशियां मना रहा होगा, ऐसे जैसे ये कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग पकड़े गए हैं अपने वीडियो में। कानून क्या कहता है कि कौन सी धारा लगनी चाहिए, इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पहली चीज इसमें यह है कि भगत सिंह साहब से इनकी तुलना नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो एक्टिव हो गया है, भगत सिंह से तुलना कर रहा। मैं बिल्कुल गलत हो रहा है ये। भगत सिंह साहब के टाइम पे भारत का संविधान नहीं था। भारत एक अंग्रेजों के गुलाम देश था। भारत की जनता, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था। उस समय जो उन्होंने किया वो उस समय की परिस्थिति में था और वो इसीलिए शहीद आजम कहलाते हैं। क्यों? उन्होंने एक आक्रांता के खिलाफ उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के, तब भी उन्होंने देखिए कोई वायलेंस नहीं किया था, उसके खिलाफ जान की बाजी लगा के उन्होंने जो काम किया। आज जब भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना चुके हैं, देश में सबसे अच्छा तरीका है संविधान और पीसफुल तरीके जो हैं उसको छोड़ के अगर कोई भी कितनी भी परेशानी है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि ये कॉज कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा कॉज है, बेरोजगारी कॉज है। चाइना हमारे देश की 2000 किलोमीटर जगह खा गया। एक एक देश का नौजवान परेशान है, दुखी है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। एक एक जो ये बेरोजगारी हो गई, जो ये प्राइस राइज कितना हो गया, जो रिजर्वेशन छीने जा रहे हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर रितु का एग्जांपल आप देख सकते हैं, लक्ष्मण यादव साहब का देख सकते हैं, वो कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और दुखी होंगे इस वक्त। पूरे जो कमज़ोर तबके हैं उनको कुचल दिया गया, पूरे देश का पैसा लूट के आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर भर दिए गए। इस सबसे लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। उसके बाद ईवीएम, आप वोट भी देंगे तब भी अपने कैंडिडेट नहीं जिता पा रहे हैं। ये सब फ्रस्ट्रेशन के बावजूद भी ये एक्शन जस्टिफाइड नहीं हो सकता। इसीलिए भगत सिंह साहब से कंपैरिजन नहीं हो सकता। भारत के संविधान में इतने सारे प्रावधान हैं, इतने सारे तरीके हैं। बेस्ट तरीका है
अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट, शाहीन बाग जैसे, किसान आंदोलन जैसे शुरू किए जाएं तो ये सरकार को जाना पड़ेगा। वो सही रास्ता है संवैधानिक। हम लोग अपने लोग, ईमानदार लोग पार्लियामेंट में भेजें, ईवीएम को हटवाएं, ईमानदार लोग पार्लियामेंट में जाएं। वो तरीका है पार्लियामेंट में जाने का, वो तरीका है पार्लियामेंट में जाने का। ये तरीका पार्लियामेंट में जाना नहीं है। ये कोई भी करेगा तो ये देश के सुरक्षा के साथ, पार्लियामेंट के साथ, और सबसे बड़े दुख की बात यह, उस समय प्रधानमंत्री भी वहां होते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश में सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। चाहे हम उनके मुखर विरोधी हैं प्रधानमंत्री जी के, लेकिन उनकी सुरक्षा हम सब लोगों की जान से पहले है। चाहे मैं उनको कितना भी बुरा मानता हूं, लेकिन अगर कभी भी मौका आया तो मैं प्रधानमंत्री को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहूंगा, कभी भी मौका आया। क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी नहीं है, वो जब तक प्रधानमंत्री की चेयर पे हैं, अगर उनके ऊपर कोई हमला करेगा और मैं वहां होऊंगा तो मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा, और कोई भी भारत का नागरिक उनके सामने खड़ा होगा, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम सब की जान से ज्यादा कीमती जान उनकी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों वहाँ चुनाव हुआ था। तो एक खबर बांदा से आ रही है, वहाँ की एक महिला जज हैं, वो कहती हैं कि मुझे इच्छामृत्यु दे दी जाए, क्योंकि भरी अदालत में उनका शारीरिक शोषण किया गया है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, कितनी फ्रस्ट्रेटेड होंगी वो जज साहिबा, लेकिन उन्होंने क्या कोई ऐसा काम किया? यही मैं कह रहा हूं, संवैधानिक तरीका है। उनको भी प्रोटेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनको अपने, और हम सब लोगों को उनके लिए प्रोटेस्ट करने चाहिए पीसफुल। ये तरीका नहीं है, पार्लियामेंट में घुसने का तरीका नहीं है, बीजेपी के सांसद के बहकावे में आके, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। मैं सभी नौजवानों को बता रहा हूं कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग अपने जो ये जहरीले चीजें हैं आपके अंदर घुसवाते हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग मस्जिदों में जाते हैं दाढ़ियां रख के, ये बात की जानकारी है मुझे। मुस्लिम नौजवानों को बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बगैर सबूत के कोई काम नहीं करता। जब आप सबूत मांगेंगे, सबूत भी दूंगा मैं आपको। ये दाढ़ियां लगा के, ये जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है ना, उसके मेंबर्स मस्जिदों में जाके इस प्रकार की देश विरोधी बातें करते हैं और उसके सबूत इकट्ठे करके मुस्लिम नौजवानों को पकड़वाते हैं। तो होशियार रहना चाहिए। जो व्यक्ति देश के खिलाफ बात कर रहा है वो आरएसएस का आदमी है, ये बात आप समझ लें। जो संविधान के बात में के खिलाफ बात कर रहा है, जो वायलेंस करने की बात कर रहा है, जो हिंसा की बात कर रहा है, वो आरएसएस का एजेंट है। ये बात आप समझ लें साफ तौर पर। ये आरएसएस की नफ्स और आरएसएस के आदमियों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। जो देश के खिलाफ बात कर रहा है, जो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है, जो हिंसा की बात कर रहा है, जो संविधान में कमियां निकाल के उसको बदलने की बात कर रहा है, वो सभी आरएसएस के आदमी और एजेंट है। ये टेस्ट है जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति ऐसी बात करे तो उसको फौरन रिपोर्ट करना चाहिए पुलिस को। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है, नए विधायक जो है कि मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने कहा कि खुले में मांस की बिक्री ना की जाए। जो मांस की बिक्री करेगा खुले में, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम देश में देखिए, और मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से 12% है, उससे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोग तो ज़्यादातर मांस ही खाते हैं। नहीं, अब्दुल भाई भी ज़्यादा मांस बेचते हैं, इसीलिए हो सकता है उनका बयान आया हो। ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। आप समझ लीजिए इस बात को। आरएसएस के लोग हैं ना, वो ट्राइबल से नफरत करते हैं सबसे ज्यादा। अभी जो पेशाब कांड हुआ था ना, किसके साथ हुआ था? वो ट्राइबल से नफरत करते हैं, वो शेड्यूल कास्ट से नफरत करते हैं। सर, राष्ट्रपति बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रपति बना के देखिए कितनी बड़ी बेइज्जती है। राष्ट्रपति के साथ भी मंदिर में घुसने के लिए रोक लगाते हैं। इससे बड़ी ट्राइबल्स की बेइज्जती कुछ हो सकती है कि राष्ट्रपति ये दिखाते हैं, मैसेज देते हैं ये कि अगर तुम राष्ट्रपति भी बन जाओगे तब भी हम तुम्हारा रास्ता रोक लेंगे, तब भी हम तुम्हारे साथ छुआछूत करेंगे। इससे बड़ा गंदा और घिनौना काम हो सकता है कोई? बताइए आप। इससे पहले कोविंद साहब थे ना, उनको रोका गया मंदिर में घुसने से। गलत बोल रहा हूं मैं? ये मैसेज देना चाहती थी आरएसएस के, अगर तुम राष्ट्रपति भी बन जाओगे तब भी हम तुम्हारे साथ ये छुआछूत करेंगे। ये मैसेज देती है। मोहन भागवत सबकी बात करते हैं। मोहन भागवत तो कहते हैं कि जातियों को तो पंडितों ने बनाई थी, तो उसमें मोहन भागवत जी क्या गलती है? वो सच बता रहे हैं। मोहन भागवत जी की गलती सिर्फ ये है कि वो पंडित घर में पैदा हुए और उसके बाद मनुवादी मानसिकता भी रखते हैं, इंसान को इंसान से छोटा और बड़ा मानते हैं। ये गलती है उनकी, और कोई गलती नहीं है। इस गलती को सुधार लें तो वो भी अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। छोटा मानते हैं? यादव जी थे, यादव जी आरएसएस में थे और हैं भी, और शायद रहेंगे भी, सीएम बना दिए गए हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मोदी जी ने क्या कहा? 4 किस्म की जातियां होती हैं।
ये 4 किस्म की जातियों की अब सारी पब्लिसिटी यादव को बना दिया, उधर हमने इसको बना दिया, उधर हमने इस जात के। मोदी जी को तो सिर्फ 4 जात पता थी, ये कौन सी जातें आ गई, यादव और ये और वो। ये इनकी कथनी करनी में फर्क है। नहीं, वो अखिलेश यादव तेजस्वी यादव काट खोज रहे थे और काट खोज लिया है उन नहीं लोगों तो ने। वो जात के 5वीं जात यादव जात कहाँ से आ गई, जिसको अब ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने यादव बना दिया। मोदी जी ने तो 4 जात बताई थी ना, उनमें से यादव तो नहीं थे मेरे ख्याल से, के थे। आप सब लोगों को याद है ना, अभी अभी तो बताई है, अभी झूठ बोल के याद भी नहीं रहता ना इन्हें। अभी तो मोदी जी ने बताई थी 4 जात, पहले 10-15 दिन पहले बताई थी मोदी जी ने। उसमें यादव जात तो नहीं थी मेरे ख्याल से ना, उसमें साई ना ओबीसी कोई साई साहब की जात थी कोई। ये 5वीं 6ठी जातें कहाँ से पैदा हो गई। और ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने पंडित बना दिया है एक राजस्थान में, ये 7वीं जात कहाँ से पैदा हो गई। इसीलिए ये लोग झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। मोदी जी की एक ही गारंटी है झूठ बोलने की, कभी सच ना बोलने की गारंटी मोदी जी की जरूर है। आखिर में फिर से आते हम दिल्ली में, बात करते हैं संसद की। कौन जिम्मेदार है, किस जिम्मेदार आप मानते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो जिस चीज का इंचार्ज होता है, जिम्मेदारी और तारीफ उसी की होती है। अगर संसद की सुरक्षा अभेद्य होती तो अमित शाह जी की तारीफ होती। अगर संसद की सुरक्षा इस प्रकार से भेद दी गई तो बुराई जिम्मेदारी 100% किसी और से भी पहले अमित शाह साहब की है। जिम्मेदार वही अकेले हैं। बिल्कुल। 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ओम बिरला ने कहा कि पूरे मामले की हम जांच करवा रहे हैं, इंटरनल इंक्वायरी की जाएगी। पास किसने दिया था और किसने दिलवाया था, इसकी गारंटी हुई किसकी कोई। उन्होंने तो जूते में तो अपना हाथ डाला नहीं था कि जूते में उसने क्या रख रखा है, उसके जूते में स्मोक कैंडल है या एटम बम है, टाइम बम है, क्या है क्या नहीं है, या जो गैस थी उनके पास वो जहरीली थी या नहीं थी, इसके बारे में कौन सोचता है। नहीं कह तो दिया ना ओम बिरला ने, वो जो गैस थी जहरीली नहीं थी, नॉर्मल गैस थी। जब वो जूते के अंदर रख के जा रहे थे अंदर, किसी ने चेक तो नहीं किया ना, वो पहुंच गए ना लेके। अब ये तो किस्मत अच्छी है हमारी कि वो जहरीली नहीं थी गैस, नहीं तो कोई बमों से ही हमला थोड़ी होता है पार्लियामेंट पे, जहरीली गैस से भी तो हमला होता है। किसकी जिम्मेदारी है ये रोकने की, अमित शाह साहब की है कि नहीं है। वो जूते में रख के अंदर पहुंचे कैसे। अमित शाह साहब सर बम नहीं उठा लेंगे, बंदूक नहीं उठा लेंगे, मैंने कहा हर एक आदमी के पैर को, जूते को, कपड़े को चेक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसा सिस्टम बनाएंगे। कहीं और सुरक्षा नहीं है, मणिपुर में सुरक्षा नहीं है, पूरे देश में कहीं सुरक्षा नहीं है। बॉर्डर्स पे पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं रोज अंदर आ रहे हैं कश्मीर से। रोज इस तरह की खबरें आती हैं कि पंजाब में खूब ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। रोज मणिपुर के तो चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर इल्जाम, उनकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लग चुके हैं कि वो ड्रग्स की स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। बॉर्डर्स की बात करते हैं सर, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो चलिए सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं। अमित शाह जी बीएसएफ के इंचार्ज हैं, आईटीबीपी के इंचार्ज हैं, सीआरपीएफ के इंचार्ज हैं, असम पुलिस के, असम राइफल्स के इंचार्ज हैं। मैं वो सब कह ही नहीं रहा हूँ, लेकिन कम से कम जिस संसद में वो रोज जाते हैं उसकी सुरक्षा तो ठीक करने की उनके अंदर काबिलियत या कैपेसिटी होनी चाहिए थी। नहीं वरना भारत देश के होम मिनिस्टर हैं, वो भारत देश के होम मिनिस्टर हैं, क्या उन्हें पता है इतना नाअहल, इतना अनक्वालिफाइड, इतना फेलियर होम मिनिस्टर भारत का नहीं हो सकता। एक शिवराज पाटिल जी थे जिन्होंने 26/11/2008 के 4 दिन के अंदर अंदर नैतिक जिम्मेदारी लेके इतने बड़े कांग्रेस के नेता होने के बावजूद इस्तीफा दे दिया था। कुछ तो शर्म आनी चाहिए, कभी तो शर्म आनी चाहिए। आप बॉर्डर्स की बात करते हैं, अगर बॉर्डर्स इतना ज्यादा सेफ होता तो शायद एक बीजेपी वाले कह रहे हैं देश की भाभी नहीं आ पाती, नाम है सीमा हैदर। मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये किसकी जिम्मेदारी है। जरूरी है ना कि कम से कम कुछ पाकिस्तानी महिलाएं भारत में आए। तो बॉर्डर्स ये अमित शाह जी खुद उनको लेके आते, अमित शाह जी की कोई एजेंसी लेके आती, तब मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, उनकी ये थ्योरी कामयाब है। लेकिन वो चोरी छुपे आ गई तो वो कोई भी आ सकता है चोरी छुपे, ये समझने की क्षमता आरएसएस और बीजेपी के लोगों में नहीं है। इस लेवल पे ही नहीं है ना, वो सिर्फ पैसे कमाने, पैसे लूटने और देश में अमन और शांति खत्म करने के काम कर सकते हैं। इस बात को वो अपनी तारीफ करके बताते हैं। देखिए कितना बड़ा सुरक्षा का चूक वो अपने आप ही पब्लिसिटी कर रहे हैं उसकी। वो कोई अमित शाह साहब पकड़ के नहीं लाए थे उसे, अमित शाह साहब ने उसको फैसिलिटेट नहीं किया था आने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस ने उनको अपने आप अरेंज नहीं की थी उनको लाना। वो सुरक्षा कवच भेद के आई थी। इसका मतलब सुरक्षा कवच एक महिला अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी भेज सकती है। ये है अमित शाह साहब के इस्तीफा देने का सबसे बड़ी वजह। एक और आपने बता दी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा साहब है और साफ तौर पर
बीजेपी पर, मौजूदा सरकार पर, अमित शाह पर निशाना है और अमित शाह से इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे हैं। जब मैंने पिछली बार बातचीत किया था तकरीबन 3 दिन पहले, तब भी इन्होंने कहा था कि अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप लोग हमें बताइएगा कि जो संसद पूरा कांड हुआ है, क्या उसके असली जिम्मेदार अमित शाह हैं या कोई और है। सरकार कह रही है कि हमने 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया है और 15 सांसदों को निलंबित कर दिया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।